हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट हिस्ट्री थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना शासन चलाया ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। द कंपनी बिकम्स द दीवान। On 12 August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. अब बंगाल में दीवान का राइट बनते ही उनके पास अधिकार आ गया कि वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज दैट वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। दीवान बनते ही कंपनी जो थी वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी, आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। ऑफ द टेरिटरी अंडर इस कंट्रोल, उसके कंट्रोल में जितना भी भूभाग था उस सभी एरिया की, मतलब बंगाल की वो चीफ जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब वो यहाँ पर लैंड पर प्रशासन करने की या काम करने के साथ साथ ही रेवेन्यू रिसोर्सेज के बारे में भी सोचने लगे। दिस हैड टू बी डन इन वे that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company। वो ये चाहती थी कि यहाँ से इतना हमें रेवेन्यू मिल सके ताकि हम हमारी कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा कर सकें। A trading company had also to ensure that it could buy the product it needed and sell what it wanted। वो ये चाहते थे कि हम जो चाहते हैं वो यहाँ से खरीदें और हम जो चाहते हैं वो यहाँ से बेच सके, वो ये चाहने लगे थे। Being an alien power का मतलब बाहरी ताकत, it needed to paisley those who in the past had ruled the countryside and enjoy authority and prestige। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव और देहात में पहले से शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। Those who had held local power had to be controlled but they could not be entirely eliminated। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी की आमदनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन वो अभी भी प्राथमिक रूप से अपने आप को एक व्यापारी के रूप में ही देख रही थी। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वॉज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। कंपनी भारी भरकम लगान तो लगाना चाहती थी, लार्ज रेवेन्यू इनकम, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वो चाहती थी, लगान बहुत सारा चाहती थी, पैसा बहुत चाहती थी, लेकिन इसके आकलन, उसका असेसमेंट और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। वो कि एकदम से हम कैसे इतना लार्ज रेवेन्यू लगा दें और कैसे काम करें, उस चीज़ को लेकर वो थोड़ी सी हिचकिचा रही थी कंपनी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय द फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। वो क्या चाहते थे कि हम इतना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर दें कि हमारे जो कॉटन और सिल्क हम यहाँ से परचेस करते हैं वो इसी रेवेन्यू से निकल जाए, मतलब यहीं के लोगों के पैसे से यहीं के लोगों का सामान हम खरीदें। विद इन द 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल्ड। 5 सालों में ही कंपनी के द्वारा जो खरीदा जाने वाला सामान था उसकी रेट डबल हो गई। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय द इम्पोर्टिंग gold and silver from the Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of the goods for export। पहले 1865 से पहले तो क्या होता था, उसको जो भी सामान खरीदना होता था तो उसके बदले वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाके दिया करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा कि उनको जो भी सामान खरीदना है, एक्सपोर्ट करना है, बाहर भेजना है, अपने देश में भेजना है, तो उसके लिए उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था बंगाल से वही काफ़ी था, मतलब रेवेन्यू से जो पैसा मिल रहा था वही उनके लिए काफ़ी था। तो इससे पता चल रहा है कि वो कितना ज़्यादा रेवेन्यू, कितना ज़्यादा लगान वो किसानों से और आर्टिशियन से, कारीगरों से ले रहे थे, या रेवेन्यू टैक्स जो है वो कितना ज़्यादा ले रहे थे। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग डीप क्राइसिस।
देखते ही देखते लगने लगा कि भाई अब जो बंगाल की इकोनॉमी है वो लगभग गहरे संकट में आ ही गई है। आर्टिशन वर डेजर्टिंग विलेज सीज दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइजेस। आर्टिशन जो थे वो गांव छोड़कर जाने लगे, कारीगर जो थे वो गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को बेचनी पड़ रही थी। ज़बरदस्ती उनसे बहुत कम कीमत पर चीज़ों को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पीजन वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। और किसान जो थे वो लगान नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि जो उनसे मांगा जा रहा था, उनसे जो डिमांड की जा रही थी लगान की, वो नहीं दे पा रहे थे। आर्टिशियन प्रोडक्शन वॉज डिक्लाइन। कारीगरों का उत्पादन गिर गया। अब वहाँ से वो जाने लगे अपने काम को छोड़कर, तो उत्पादन जो है वो, प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया। इसके साथ ही एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शॉट साइन द कोलैप्स। और खेती लगभग चौपट होने की दिशा में बढ़ने लगी। Then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. 1770 में वहाँ पर अकाल पड़ गया और इससे लगभग वहाँ पर 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग उसकी 1/3 आबादी वहाँ से समाप्त हो गई। तो बंगाल के जो लोग थे, उनकी आबादी जो थी, उन पर सब तरफ से एक तरीके से कहें तो हार्श ट्रीटमेंट हो रहा था कि एक तरफ कारीगरों को बहुत कम पैसा मिल रहा था उनके सामान का, किसानों पर बहुत ज़्यादा लगान लगाया जा रहा था। एक तरफ क्या हो गया, यहाँ पर अकाल भी पड़ गया। तो सब तरफ से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। पर जब देखा ब्रिटिशर्स ने कि भाई बंगाल में उनका रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार जो है, उसमें देखा कि अब हमको रेवेन्यू तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, कारीगर जो है अपना काम छोड़ के जा रहे हैं। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तो अब वो क्या चाहते थे, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट चाहते थे, सुधार चाहते थे। Most company officials began to feel that the investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स क्या चाहते थे कि अफसर ये चाहते थे कि ज़मीन में निवेश किया जाना चाहिए और साथ में ही इन्वेस्टमेंट ज़मीन में करना चाहिए, उसके साथ ही एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। इसके लिए कंपनी ने एक परमानेंट सेटलमेंट लगाया, स्थायी बंदोबस्त जिसको कहा जाता है, इन 1793। बाय द टर्म, अब इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड द तालुकदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार। राजा और तालुकदार जो थे वो जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज होने लगे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब उनको क्या कहा गया कि आप किसानों से रेंट कलेक्ट करो और कंपनी को रेवेन्यू पे करो। कि अब क्या कहा गया कि किसान जो हैं उनसे आपको कितना पैसा लेना है, या आप देखो हमें इतना रेवेन्यू चाहिए, हमें इतना राजस्व चाहिए। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली। और जितना भी रेवेन्यू था वो फिक्स था। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। और जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जाएगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स। कंपनी कॉफर्स का मतलब है कंपनी की तिजोरी में। एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब उससे वो क्या सोच रहे थे कि अगर ये संभव होगा तो परमानेंट सेटलमेंट से क्या होगा कि उनका मानना ये था कि अगर रेवेन्यू का रेगुलर फ्लो भी बना रहेगा और कंपनी की तिजोरी में भी बराबर पैसा आता रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या थी इस परमानेंट सेटलमेंट से, तो वो देखेंगे द प्रॉब्लम्स। द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. उन्होंने देखा, कंपनी ऑफिशियल्स ने देखा कि जो जमींदार हैं वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। और दूसरा जो था कि रेवेन्यू जो था वो बहुत ज़्यादा था, इससे ज़मींदार क्या हो रहे थे, उसको पे करने में डिफ़िकल्टी फील कर रहे थे। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस हिज जमींदारी। अब जो ज़मींदार
रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे उनको अपनी ज़मींदारी छोड़नी पड़ती थी। न्यूमरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट द ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। कई ज़मींदारों की जो ज़मीन थी वो नीलाम कर दी गई थी कंपनी के द्वारा। ऑक्शन का मतलब नीलाम कर देना। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। अब 19th सेंचुरी के पहले दशक में ये सिचुएशन चेंज हुई। द प्राइस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपांडेड। जो प्राइस थी वो आगे ज़्यादा हो गई और कल्टीवेशन भी एक्सपांड हो गया। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार। इसका मतलब क्या था, ज़मींदार की इनकम बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने क्या परमानेंट सेटलमेंट में क्या तय हुआ था कि रेवेन्यू नहीं बढ़ाया जाएगा। कल्टीवेशन बढ़ गया, मार्केट में प्राइस बढ़ गई, तो रेवेन्यू तो उतना का उतना ही रहा और ज़मींदारों को इसका ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रेंट ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली। पर इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, चाहे मार्केट प्राइस बढ़ो चाहे कल्टीवेशन बढ़ो, इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कंपनी क्या थी, प्रॉफिट के लिए काम करने वाली थी। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इसके बाद भी उनकी ज़मींदारों की इनकम बढ़ने के बाद भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था लैंड को इम्प्रूव करने में। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। कुछ की तो लैंड हमने पहले ही पढ़ा कि उनकी लैंड ऑक्शन में नीलाम कर दी गई थी स्टार्टिंग ईयर्स में। अदर नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और दूसरे जो थे जिनकी ज़मीन उनके पास अभी थी, तो वो उससे ज़्यादा अर्निंग की पॉसिबिलिटी उसमें देख रहे थे। एज लॉन्ग एज द जमींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट। और ज़मींदार अपनी लैंड जो है वो टेनेंट्स को देने लगे, किसानों को किराए पे देने लगे और उनसे रेंट लेने लगे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द इम्प्रूविंग द लैंड। और वो इंटरेस्टेड नहीं थे लैंड को इम्प्रूव करने में। On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. दूसरी तरफ गांव के जो किसान थे वो इसको बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव मान रहे थे, दमनकारी मान रहे थे, क्योंकि इस सिस्टम में अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम हो रही थी वो किसानों को हो रही थी। कल्टीवेशन बढ़ रहा है तो ज़मींदार जो है वो रेंट ज़्यादा ले रहा है। द रेंट ही पेड टू द ज़मींदार वॉज हाई एज हिज right on the land was insecure। जो लगान उनको चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और इसके लिए उनको अक्सर का क्या होना था, लोन लेना पड़ रहा था मनी लेंडर से। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वॉज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड द जनरेशन। और अगर वो लोन का पेमेंट करने में फ़ेल हो जाता था तो उसको उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, जहाँ पर वो बरसों से अपने पुरखों से, उनके जो कई जनरेशन से वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, उस ज़मीन से उसको हटा दिया जाता था। तो एक तरीके से ये जो सेटलमेंट था वो किसानों के लिए काफ़ी ऑप्रेसिव था। अब इसके बाद एक नया सिस्टम आया, अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। नया सिस्टम क्या है, एक नई व्यवस्था लागू की गई। In the north-western provinces of the Bengal. In the north-western provinces of Bengal, presidency, most of this area is now in Uttar Pradesh of an Englishman collector called Holt Mackenzie devised a new system. जो हॉल्ट मैकेंजी थे उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1822 में। He felt that the village was an important social institution in the North Indian society and needed to preserve. Under his direction, collectors went from village to village. उनके डायरेक्शन में कलेक्टर्स जो थे, जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था, कलेक्टर्स कौन थे, पहले भी पढ़ा था, कलेक्टर्स जो कि जिनका काम था रेंट कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, उनको भेजा गांव में इंस्पेक्शन द लैंड के इंस्पेक्शन करने के लिए, फील्ड्स को मेजर करने के लिए, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स। और रीति रिवाजों को और उनके अधिकारों को, अलग अलग ग्रुपों के रीति रिवाजों को, राइट्स को नोट डाउन करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए कलेक्टर्स को भेजा गया मैकेंजी द्वारा। द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। हर विलेज के
जो गांव के एक एक खेत को जोड़कर हर एक उसका रेवेन्यू कैलकुलेट किया गया। यहाँ पर विलेज का मतलब क्या है? महल। क्या है? महल इसका मतलब है। तो विलेज के हर एक प्लॉट से उनका रेवेन्यू कितना आ सकता है ये कैलकुलेट किया गया था। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली, और ये जो डिमांड थी, रेवेन्यू की जो डिमांड थी, वो रिवाइज हो सकती थी, वापस चेंज की जा सकती थी समय समय पर, नॉट द परमानेंट फिक्स्ड। ये परमानेंटली फिक्स्ड नहीं थी। मतलब इस सिस्टम में जो रेवेन्यू था वो टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता था। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman। और यहाँ पर जो काम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का और कंपनी को पे करने का, ये विलेज हेडमैन को दिया गया। रादर दैन द जमींदार, दिस सिस्टम केम टू बी नो एज द महलवारी सेटलमेंट। ये सिस्टम क्या कहलाया? महलवारी सिस्टम। तो अगर शॉर्ट में हम समझे तो महलवारी सिस्टम क्या था कि हर एक विलेज के अलग अलग खेतों का जो रेवेन्यू कलेक्शन का था उसको देखा गया, उनको जोड़ा गया, और उसके बाद ये काम किसको दे दिया गया? हेडमैन को दे दिया गया, गांव के मुखिया को दे दिया गया। द मुनरो सिस्टम, ये भी कुछ महलवारी सिस्टम जैसा ही था, जिसको कि रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहा जाता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बंगाल में था। इन द ब्रिटिश टेरिटरी, जो मुनरा सिस्टम था वो इन द ब्रिटिश टेरिटरी इन द साउथ, जो महलवारी सिस्टम था वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में था, और ये साउथ में था। साउथ दे वर सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ भी परमानेंट सेटलमेंट की जगह एक नया आइडिया अपनाने का सोचा गया। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइस केम टू बी नो एज द रैयतवार और रैयतवाड़ी। It was tried on the small scale by Captain Alexander Reed in some of the area that were taken over by the company after the war with the टीपू सुल्तान। अलेक्जेंडर रीड ने एक छोटे एरिया पर इसको ट्राई किया, टीपू सुल्तान से जो वॉर थी उसके बाद में जो छोटा एरिया उन्होंने उस पर लिया था, उस पर इन्होंने इसको ट्राई किया था, और बाद में इसको थॉमस मुनरो ने डेवलप किया, और ये पूरा सिस्टम पूरा साउथ इंडिया में एक्सटेंड उन्होंने कर लिया था। मतलब रीड और मुनरो ने दोनों ने मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया था। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, दक्षिण भारत में कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। इस द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। कल्टिवेटर्स मतलब उत्पादन करने वाले, रैयत मतलब कि किसान कह सकते हैं हम उनको। तो ये रैयत का मतलब क्या हो गया? किसान। हु हैड टाइटल द लैंड ऑफ फॉर जनरेशन। Their field had to be carefully and separated, surveyed before the revenue assessment was made। उनकी जो ज़मीन थी उनका सर्वे किया गया बहुत केयरफुली, और अलग अलग सर्वे उनकी ज़मीन के किए गए। और मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट अ पैरेंटल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द रैयत अंडर द चार्ज। मुनरो का क्या मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। एज वॉज नॉट वेल। अब ना तो रैयतवाड़ी सिस्टम ना महलवाड़ी सिस्टम, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम ऑलमोस्ट एक जैसे थे, तो मुनरो का जो ये सिस्टम था इसमें भी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली। विद इन अ फ्यू ईयर आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। देखा गया कि इसमें सब कुछ सही नहीं है। ड्रिवन द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम द लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई अ रेवेन्यू डिमांड। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, राजस्व ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे। उनके जो रेवेन्यू उन्होंने डिसाइड किया वो बहुत ज़्यादा डिसाइड कर लिया। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, और इतना ज़्यादा राजस्व डिसाइड कर लिया कि किसान उसको चुकाने में असमर्थ थे। रैयत फेल टू कंट्री साइड, रैयत गाँवों से भागने लगे, मतलब फ्लैट टू, किसान जो है वो अपने गाँवों से जाने लगे। एंड द विलेजेस बिकम डेजर्टेड इन मैनी रीजन,
और विलेज जो थे वो लगभग खाली होने लगे। अब बहुत ज़्यादा आप रेवेन्यू डिसाइड कर लोगे, जितनी उनको इनकम ही नहीं हो रही है उससे ज़्यादा आप उनसे टैक्स वसूलोगे तो वो कैसे देंगे। तो उन्होंने अपना काम छोड़कर वहाँ से वो जाने लगे। Optimistic official had imagined that the new system would transform the peasant into the rich enterprising farmer, but this did not happen. ऑफिसर्स का ये मानना था, जो आशावादी ऑफिसर्स थे उनका ये मानना था कि जो नई व्यवस्था है वो किसानों को संपन्न बनाएगी, एक संपन्न किसान बना देगी, एंटरप्राइजिंग फार्मर बनाएगी, रिच। पर ऐसा नहीं हो पाया। तो हमने देखा कि रेवेन्यू कलेक्शन से वो किस तरीके से किसानों का दमन कर रहे थे, किस तरीके से किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। आगे हम देखेंगे कि वो क्रॉप्स के थ्रू किस तरीके से ज़बरदस्ती किसानों के से क्रॉप्स उगवा रहे थे कि उनको कौन सी क्रॉप उगानी है ये भी वो डिसाइड कर रहे थे, और इस तरीके से उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो रीड द चैप्टर अगेन and do the question answer.